हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने क्लास 9th हिस्ट्री लेसन 4th को लेके आए हैं। इस चैप्टर का नाम मैं आपको बता दूं, चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट थिंग्स कम फ्रॉम द फॉरेस्ट, ठीक है। हमारे फॉरेस्ट हमसे क्या क्या हमें मिलता है फॉरेस्ट से, ये हम पहले जान लेते हैं। तो फॉरेस्ट से हमें पेपर इन द बुक, डेस्क, टेबल, डोर, डाइज दैट कलर, फूड, हनी, कॉफी, टी एंड रबर. Forest also provides some special things like a bamboo, wood for fuel, grass, charcoal, fruits, flower, animal, birds and many things for यूज़ फॉर अस। ठीक है, ऐसे इतनी ढेर सारी चीज़ जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं फॉरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंसी बता दी। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चैप्टर का जैसा नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी इन कॉलोनिज्म, तो सबसे पहले मैं आपको कॉलोनिज्म का मतलब बता देता हूँ। वैसे क्लास 8 में कॉलोनिज्म के बारे में डिस्कस हुआ होगा और टीचर्स आपको कॉलोनिज्म के बारे में बताया होगा, लेकिन जो भी बच्चे भूल गए हैं उनको फिर से मैं कॉलोनिज्म के बारे में बता देता हूँ कि कॉलोनिज्म में से होता है कि ए पावरफुल कंट्री कंट्रोल अनदर कंट्री इन ऑर्डर टू बिकम ए रिचर। मतलब एक ऐसी कंट्री जो बहुत शक्तिशाली कंट्री है, जो दूसरे कंट्री के ऊपर, जो उससे थोड़ी कमजोर कंट्रियां हैं, उस पर कंट्रोल करके उसके रिसोर्सों का इस्तेमाल करके अपने को ज़्यादा पावरफुल बना सके, ऐसे कंट्री को हम लोग कॉलोनिज्म्स कंट्री में लेते हैं। और कॉलोनिज्म का डिफिनेशन भी यही हो जाता है कि पावरफुल कंट्री कंट्रोल अनदर कंट्री इन ऑर्डर टू बिकम ए रिचर्स। ठीक है, मतलब ऐसी कंट्री जो बहुत शक्तिशाली हो और दूसरे पे रूल कर रही हो। सपोज इन इंडिया, इंडिया पे भी क्या थी, हमारे यहाँ कॉलोनिज्म सिस्टम था, ब्रिटिश हमारे पे रूल करती थी और ब्रिटिश हमारे रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती थी। ठीक है, तो ब्रिटिश भी एग्जाम्पल है कॉलोनिज्म का। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कॉलोनिज्म का मतलब क्या है। चलिए अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि फॉरेस्ट सोसाइटी में डिफॉरेस्टेशन का क्या रोल है। तो मैंने डिफॉरेस्टेशन, वाई डिफॉरेस्टेशन के क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको ये बताएगा कि डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है। तो सबसे पहले हम आपको डिफॉरेस्टेशन का मतलब बता देते हैं कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। तो डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है मीन्स लार्ज स्केल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। जंगलों में सबसे ज्यादा पेड़ों का कट जाना ही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। बहुत सिंपल डिफिनेशन इसका है कि जंगलों में पेड़ों का गिर जाना, काट के हटा देना, अपने पर्पज के लिए इस्तेमाल कर लेना, डिफॉरेस्टेशन को लेके आ जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग भी आपको बता दिया। अब मैं क्वेश्चंस पे वापस जाता हूँ और उस क्वेश्चंस के 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज आपको बता देता हूँ कि 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज क्या है। वाई डिफॉरेस्टेशन के 3 कॉजेज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं और आप अच्छे से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए आइए हम अपने तीनों टॉपिक को बताते हैं क्या कारण है डिफॉरेस्टेशन का। तो पहला जो मेरा टॉपिक है वो है हमारा लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन में लैंड टू बी इम्प्रूव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि पहला जो था, हम कंसीडरेबल लैंड मास इन इंडिया वाज अंडर फॉरेस्ट बाई 16। इंडिया को इसलिए लेके मैं आया हूँ क्योंकि इस चैप्टर में इंडिया का नाम जरूर आएगा और इंडिया के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो 1600 सेंचुरी के बीच में सबसे ज़्यादा जो कंसिडरेबल लैंड था वो फॉरेस्ट का था। उतना ज़्यादा कल्टीवेशन लैंड्स की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं 1600 सेंचुरी के बाद 1700 में आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे इंडिया में 1/6 पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा लैंड कल्टीवेशन में इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, तो करीब 1880 और 1920 के बीच में 6.7 मिलियन हेक्टेयर जो है वो लैंड कल्टीवेशन में इस्तेमाल होने शुरू हो जाते हैं। तो लैंड इंप्रूवमेंट का कारण देके, कॉज बता के डिफॉरेस्टेशन शुरू हो गया। ठीक है, सेकंड में लिखा है कॉलोनियल रूल्स में जब कमर्शियल और डोमेस्टिक रीज़न बताया गया कि हमें इनके लिए क्रॉप ग्रोविंग करना है, डोमेस्टिक यूज के लिए थिंग्स की जरूरत पड़ेगी, इसका भी उन्होंने एक कारण बता के डिफॉरेस्टेशन को ज़्यादा प्रमोट किया, जिसको मैंने लिख दिया ये कल्टिवेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल एक्सपेंड फॉर कमर्शियल और डोमेस्टिक रीजन। ठीक है, कमर्शियल में आप जानते हैं क्या क्या ऐसे क्रॉप्स आते हैं जिससे कमर्शियल पर्पज होता है, जैसे जूट हो गया, टी हो गया, रबर्स हो गए, इस सब क्या होते हैं कमर्शियल पर्पज में आते हैं जिससे हमको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो ये भी कारण बन जाता है हमारा लैंड इंप्रूवमेंट का सहारा देके डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट कर देना। फिर ब्रिटिश रूल क्या करती थी, ब्रिटिश जब इंडिया में थी तो उन्होंने बहुत से कंट्री, इंडिया में भी साथ में बहुत से कंट्रियों में भी फॉरेस्ट को अनप्रोडक्टिव बताया, मतलब फॉरेस्ट से कुछ नहीं मिलता है ये बता के। वो क्योंकि वो इसलिए बताती थी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा रेन्यू कलेक्ट करना होता था। रेन्यू मतलब उनको ढेर से टैक्स वसूलना होता था, कर वसूलना होता था जमीनों पे। तो उसका कर कैसे वसूल करेंगे, तो जब तक उसको कल्टीवेशन लैंड में कन्वर्ट नहीं कर देंगे फॉरेस्ट को,
तब तक उनको रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ब्रिटिश ने क्या किया, बोला ब्रिटिश ने कि अनप्रोडक्टिव क्या है, फॉरेस्ट है। उनका रेवेन्यू कलेक्ट करने की इच्छा थी, जिसके कारण वो कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट को, किसके लिए, कल्टीवेशंस करने के लिए। तो जंगल जब कल्टीवेशंस के लिए इस्तेमाल होने लगेंगे तो ढेर सारे टैक्स उनके पास, ढेर सारे कर उनके पास आने लगेंगे, जिनका उनका क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा वो वेल्दी हो जाएंगे। तो लैंड टू बी इम्प्रूव का ये 3 ऑप्शन आप लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम सेकेंड पॉइंट में आते हैं कि सेकेंड पॉइंट क्या है इसी वाइड डिफॉरेस्टेशन का। तो स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, ठीक है। स्लीपर ऑन द ट्रैक को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में ओक ट्री जो था, ओक ट्री जिससे मजबूत से मजबूत टिम्बर वुड्स मिलते थे, वो डिसअपियर होने लगे थे, ठीक है। तो बाय 1820 में क्या हुआ, इंग्लैंड ने बोला कि एक ऐसे कंट्री को ढूंढो जहाँ पे इनके द्वारा टिम्बर्स मिल सके और वो अपने अपनी चीज़ों में इस्तेमाल कर सके। तो उन्होंने इसी सोर्स को आगे बढ़ते हुए इंडियन फॉरेस्ट को भी रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हम इस टॉपिक को, मतलब स्लीपर्स ऑन ट्रैक को पॉइंट्स बताने जा रहे हैं। पहले मैंने आपको बता दिया क्यों जरूरत पड़ा। अब हम पॉइंट बताते हैं कि शिप बिल्डिंग इन इंग्लैंड कॉल फॉर नीड फॉर एक्सप्लोर इंडियन फॉरेस्ट रिसोर्स। क्योंकि इंग्लैंड के रॉयल नेवी, मतलब नेवी सेना को शिप बिल्डिंग बनाने के लिए, पानी के जहाज बनाने के लिए लकड़ियों की बहुत जरूरत पड़ती थी, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में ओक ट्री डिस्पेयर हो चुका था, गायब हो चुका था। तो उन्होंने किसकी तरफ मूव किया, इंडिया की तरफ मूव किया, इंडियन फॉरेस्ट रिसोर्स की तरफ मूव किया, क्योंकि उनको यहाँ से अच्छे टिम्बर्स टाइप के बढ़िया ट्री मिल सकते थे, जो उनके रॉयल नेवी में इस्तेमाल हो सकते थे। सेकेंड में लिखा है सेपरेट ऑफ रेलवे बाय ब्रिटिश फर्दर टू लीड द लार्ज स्केल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्री फॉर फ्यूल एंड स्लीपर टू बाई ट्रेक। ब्रिटिश जो थी रेलवे नेटवर्क को लगातार वो एक्सपेंड कर रही थी। रेलवे ट्री को एक्सपेंड करने के लिए स्लीपर्स की जरूरत पड़ती है। अब स्लीपर्स क्या होता है आपके दिमाग में आएगा। तो स्लीपर्स मतलब बच्चों, जैसे रेलवे ट्रैक जब ऐसे हम इसे बिछाते हैं तो इसमें लकड़ी के वुडन ब्लॉक डालते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि पहले के रेलवे ट्रैक में लकड़ियों के वुडन ब्लॉक डाल के ट्रैक को बिछाया जाता था, और साथ में रेलवे के जो डब्बे बनते थे उसमें भी लकड़ी को इस्तेमाल की जाती थी। तो रेलवे ट्रैक को ज़्यादा से ज़्यादा बिछाने के लिए और रेलवे की बोगीज बनाने के लिए कटिंग ऑफ फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। मतलब जंगलों को काटना, ट्री का उनका इस्तेमाल करना और लंबे से लंबे ट्रैक को बिछाना भी डिफॉरेस्टेशन का कारण बना, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट्स की, प्लांटेशंस। तो एवरी यूरोपियंस रिक्वायर्ड टी, कॉफी, रबर्स और भी कमर्शियल पर्पस के लिए क्रॉप। इसके लिए उनको लैंड्स की जरूरत पड़ती थी, और लैंड्स के लिए कौन सा जगह इस्तेमाल किया जाएगा, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का इस्तेमाल करना ही इनका प्लांटेशन का रोल बन जाता था, और डिफॉरेस्टेशन चलना शुरू हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड, लार्ज पेस्चर्स वेयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द यूरोपियन प्लांटेशन टू इंक्लूड द क्लियर फॉरेस्ट एरिया फॉर कमर्शियल पर्पस, ठीक, कमर्शियल क्रॉप के लिए। कहते हैं सेकेंड पॉइंट्स में बहुत सी कंट्रियों में इस्तेमाल होता था पेस्चर्स लैंड्स, जहाँ पे एनिमल्स अपने फीडिंग प्रोसेस के काम करते थे। फीडिंग प्रोसेस मतलब खाने के लिए इस्तेमाल करते थे लैंड्स को। तो यूरोपियन प्लांटेनर्स को क्या किया गया, स्पेशियस लैंड्स को दे दिया गया, बोला कि आप इसका इस्तेमाल करिए, किसके लिए इस्तेमाल करिए, कमर्शियल क्रॉप के लिए। तो स्पेशियस लैंड्स को भी, जो फॉरेस्टेशन का एक पार्ट है, वो भी डिफॉरेस्टेशन में शामिल हो गया। जंगलों का जो कि जंगल स्पेशियस लैंड्स में आते थे, उनका भी इस्तेमाल हमारे डिफॉरेस्टेशन में शुरू हो गया। तो बच्चों, अब मैंने अभी तक आप लोगों को वाई डिफॉरेस्टेशन के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, जो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आएंगे। अब मैं कुछ और भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको भी आप लोग जान लीजिए। चलिए आके जानते हैं टॉपिक क्या क्या है। पहले मैंने लिखा है कि 1700 से 1995 के बीच में पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से फैल रहा था, जिसके कारण फॉरेस्ट में जो इम्प्रूवमेंट हुआ फॉरेस्ट का, 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जंगलों को क्लियर कर दिया गया, जो पूरे वर्ल्ड में 9.3% जंगल थे, ठीक है। किसके लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, कल्टीवेशंस करने के लिए और पेस्चर लैंड्स के लिए इस्तेमाल हो गया। सेकंड में लिखा है कि 1860 में क्या हुआ, रेलवे नेटवर्क बहुत तेजी से फैल रहा था, जिसके कारण 1890 में करीब करीब 25,000 किलोमीटर तक रेलवे फैल गया। फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए 1946 में उसी ट्रैक को ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया, और करीब वो 7,65,000 किलोमीटर तक फैल गया। जिससे क्या हुआ, नंबर ऑफ ट्री क्या हुए, काट दिए गए, गिरा दिए गए, इन्हीं रेलवे को एक्सपेंड करने के लिए।
चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वो है कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। भारत में क्या कारण थे डिफॉरेस्टेशन के, उसके बारे में पूछा जाएगा। तो मैंने आपको टॉपिक 5 बता दे रहा हूँ, उसके बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो में आप जान लेंगे। वैसे इन टॉपिकों का जो सिमिलरिटीज़ है वो इन्हीं से मिल जाएगा। आप जो बताया जा रहा है वो इनमें आपको ढूंढेंगे तो मिलेगा। तो जो कारण थे वो मैं 5 कारण हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। पहला जो है वो हमारा है पॉपुलेशन। लगातार हर कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ता है, इंडिया का पॉपुलेशन बढ़े तो उनका डिमांड बढ़ेगा, उनके सामान बढ़ेंगे, तो पॉपुलेशन भी कारण बन जाता है डिफॉरेस्टेशन का। सेकंड है डिमांड ऑफ कमर्शियल क्रॉप। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप का डिमांड बढ़ेगा, डिफॉरेस्टेशन होने लगेगा। फिर ब्रिटिश ने क्या किया था, ब्रिटिश ने फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर के लिए क्लियर करना शुरू किया क्योंकि उसको रेवेन्यू चाहिए था। ठीक है, रेवेन्यू चाहिए, तो कर चाहिए था। और साथ में ब्रिटिश एक्सपोर्ट करना चाहती थी इंडिया से कुछ टिम्बर्स को, जो बहुत से लोग कंट्री को डिमांड था। टिम्बर एक्सपोर्ट करने के लिए भी डिफॉरेस्टेशन होने लगा। लास्ट है स्प्रेड ऑफ रेलवे। आपको मैंने पहले बताया कि रेलवे नेटवर्क बहुत तेजी से फैल रहा था, जिसके कारण टिम्बर की बहुत जरूरत पड़ती थी। तो ये 5 मैंने टॉपिक आपको बता दिया, यहाँ पे लिखा भी है। पॉपुलेशन, डिमांड ऑफ कमर्शियल, ब्रिटिश टर्न फॉरेस्ट इनटू द एग्रीकल्चर लैंड फॉर रेवेन्यू, एक्सपोर्ट ऑफ टिम्बर फ्रॉम इंडिया और स्प्रेड ऑफ रेलवे। तो आप इस तरीके से मैंने आपको बेसिक चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट था फॉरेस्ट एंड कॉलोनिज्म, उसके कुछ बेसिक टॉपिक बताएं जो आपको फर्स्ट पार्ट में बता रहा हूं मैं। इसके अगले वीडियो में आपको डालूंगा तो इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को, इस चैप्टर को 2-3 बार यदि आप देखेंगे तो आपको कुछ पार्ट्स लर्न भी हो जाएंगे, कुछ डेट लर्न हो जाएंगे, कुछ क्वांटिटी लर्न हो जाएगी, कुछ के डिफिनेशन लर्न हो जाएंगे, जो आपको बहुत ईजी तरीके से एग्जाम में नंबर दिला सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इस वीडियो को देखिए। थैंक यू, नमस्ते, बाय।